Hey guys, welcome to the channel। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि मैं कुछ रिमेनिंग बेसिक टर्म्स रह गई थी वो पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला है यहाँ पर खर्चे। होता है ऐसे खर्चे जो कि रेगुलर एक्टिविटी के होने के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। ये खर्चे करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बिजनेस के अंदर। चलिए सीखते हैं एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेंस होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसा खर्चा जिसके लिए हमें एडवांस में पेमेंट देनी पड़े। जैसे कि घर में हम लोग रहते हैं रेंटेड हाउस में, तो अगले महीने का रेंट हमें एडवांस में पे करना पड़ता है, या स्कूल की फ़ीस है वो भी एडवांस में पे करनी पड़ती है। तो पहला खर्चा हमने पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी बहुत इजी था। फिर इसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंस में भी और बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ पर लिखा है रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल। ये ऐसे खर्चे हैं जिनको हमें कहीं ना कहीं एडवांस में पे करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट पेड एक्सपेंस। पोस्ट पेड नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ पर हम लोग पहले बेनिफिट उठा लेंगे इसका, फिर उसके बाद में जितना भी बिल आएगा तब मनी पे कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा एग्जाम्पल में रेस्टोरेंट के बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये दो तरह के एग्जाम्पल है जो कि पोस्ट पेड एक्सपेंस का बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जिनका टाइम तो हो चुका है पे करने का, पर हमने उसको ड्यू कर दिया, पेमेंट नहीं करी। अमाउंट विच इज़ ड्यू बट नॉट पेड, हमने उसको पे नहीं किया अभी। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये रेंट का तो टाइम हो चुका है पर वो ड्यू डेट से आगे निकल चुका है, हमने उसको अब तक पे नहीं किया है। फिर उसके बाद है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं। तो एक्सपेंडिचर का सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसे एक्सपेंडिचर है जो कि दो तरीके के यूज़ में काम आते हैं। या तो हम उससे अपनी एसेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या तो हमने अपने कोई लायबिलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं रीपे करके। जैसा कि ये एक ऐसा फंड है जो कि यूज़ होता है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, ख़रीदने के लिए, जिससे कि हमारी कहीं ना कहीं एसेट्स इंक्रीज होती हैं। या हमारी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म कोई हमारा लोन चल रहा है बैंक का, मैं इकट्ठा बैंक को अपना लोन जो है रीपे कर दूं, पैसा बैंक को लौटा दूं, तो मेरी लायबिलिटी उससे डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ सरल सा सिंपल सा मतलब यही है कि ऐसे खर्चे जो कि दो तरह के काम करें, या तो हमारी एसेट्स को इंक्रीज़ कर दे या हमारी लायबिलिटी को वो डिक्रीज़ कर दे। यहाँ आप देख सकते हो इमेजेस में, यहाँ पर कार है, यहाँ होम है, तो हम कहीं ना कहीं अगर ये दोनों को खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं। दूसरा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब इन्वेस्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट। हम उस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करें जिससे मेरे को रिटर्न में प्रॉफिट मिले। तो कहीं ना कहीं पैसा ऐसी जगह लगाएं जहाँ से मेरे को रेवेन्यू हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एसेट्स की मेंटेनेंस। अब मेरी कोई मशीन है ऑफिस में या फैक्ट्री में, मैं उसकी मेंटेनेंस कराऊँ, उसमें ऑयलिंग कराऊँ और ग्रीसिंग कराऊँ, जिससे कि वो मशीन अच्छा काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए। तो कहीं ना कहीं ये मेरे प्रॉफिट या रेवेन्यू को बढ़ाएगा जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो। फिर है सेलिंग एक्सपेंस। अब सेलिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि जब माल बन के तैयार होता है तो उसको सेल करने के लिए मार्केट तक ले जाया जाता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, तो ये खर्चे होने भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये मेरे को प्रॉफिट ही गेन करके देंगे। फिर उसके बाद आता है वेजेस पेड टू वर्कर्स। अब वर्कर्स को वेजेस मैं उसी हिसाब से दूंगा जिस हिसाब से वो प्रोडक्शन करेंगे। अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मैं ज़्यादा वेजेस दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा माल बनाकर मेरे रेवेन्यू में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद है रेंट एक्सपेंसेस। सपोज़ करिए मैं अपने आप को एक्सपैंड करता हूँ, अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग स्टेट्स में ओपन करता हूँ, तो मेरा रेंट का एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही, पर मेरी सेल भी इंक्रीज़ होंगी जब मैं नए नए जोग्राफी तक रीच करूँगा अपने प्रोडक्ट्स की। सो गाइज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देख लेंगे। फिर इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है एक्सपेंडिचर में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक और नाम से जानते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये ऐसा
एक्सपेंडिचर है जिसमें हम पैसा तो आज खर्च करते हैं पर इसका फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म में होता है, मतलब फ्यूचर में कभी ना कभी बेनिफिट होता है। तो जैसे कि एक अच्छी एडवर्टीजमेंट अगर हमने अपने प्रोडक्ट की करी है तो कहीं ना कहीं जो हमारे कस्टमर्स हैं हमारे प्रोडक्ट को जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे और जिससे कि हमारी सेल में कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी। तो ये कुछ ऐड मैंने यहाँ पर लगा रखी है, तो देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू के कुछ और एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं, तो एक बार इनको देख लेंगे आप, बहुत इजी है ये। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सेल्स में। अब सेल्स का मतलब होता है सिंपल सा बिक्री, बिक्री मतलब माल का बिकना। अब माल बिकता कितने तरीके से वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहली सेल है कैश सेल। कैश सेल का मतलब है कि ऐसी सेल जिसमें हमें कैश या चेक या बैंक के थ्रू पेमेंट मिल जाए, मतलब यहाँ पर हमारी पेमेंट अटकेगी नहीं, पेमेंट हाथों हाथ मिल जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश सेल। कैश सेल के बाद एक और सेल होती है जो कि है क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें कैश या चेक या किसी भी बैंक के थ्रू अभी पेमेंट तो नहीं मिली है पर इन फ्यूचर मिलेगी। मतलब जो हमारा कस्टमर है वो हमसे उधार सामान ले गया है, तो उधार सामान लेने की वजह से जो हमारा जो कस्टमर है वो हमारा संडे डेटर कहलाएगा। अगर आपको संडे डेटर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं एक एग्जांपल भी ले सकता हूँ इसका। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये डोरेमोन है। अब डोरेमोन की एक शॉप है और शॉप में ये डोरा केक जो है ये सेल करते हैं। अब ये डोरा केक तो सेल करते हैं, अब आगे देखते हैं ये डोरा केक इन्होंने किसको सेल करे, इसको जियान को सेल करे। अब जियान तो पैसे देने वाला है नहीं, तो जियान ले गया उधार, मतलब हमने जियान को माल तो बेच दिया पर जियान ने हमें पैसे नहीं दिए। अब जब जियान ने हमें पैसे नहीं दिए तो जियान हमारा अब क्या लगा, जियान हमारा रिश्ते में लगा अब डेटर। डेटर मतलब ऐसा पर्सन जिससे हमें पैसे इन फ्यूचर लेने हैं, मतलब जिसको हमने माल तो बेच दिया पर उसने पैसे नहीं दिए, वो आगे जाकर इन फ्यूचर में हमें पैसे देगा। तो इसका मतलब है अब डोरेमोन को अगर अपनी जो बुक्स है, जो जर्नल एंट्री है वो अगर रिकॉर्ड करनी हो तो किस में एंट्री करेगा वो, तो हाँ अंडर द हेड ऑफ द संडे डेटर। तो जियान को वो अपनी बुक्स में संडे डेटर के रूप में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जियान को हमने उधार माल बेचा है, तो जियान अब से हमारा डेटर है क्योंकि हमें जियान से कोई भी कैश रिसीव नहीं हुआ है। सो गाइज, अगर आपको संडे डेटर नहीं समझ आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो। फिर इसके बाद आती है परचेज। अब परचेज का मतलब होता है माल को खरीदना, खरीदारी करना, जैसे कि इस फोटो में भी आपको दिख रहा है। फिर आगे चलते, परचेज के भी दो तरह के पार्ट होते हैं। पहला है कैश परचेज। अब कैश परचेज में भी हमें माल नकद खरीदना है, मतलब हम गुड्स के बदले में कैश देंगे या बैंक से पैसे देंगे या चेक देंगे, मतलब कुछ भी है, पेमेंट जाएगी ज़रूर। तो ये तो बहुत ईजी है, नाम कैश लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं कैश का एक्सचेंज हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार माल खरीदना। अब जैसे कि मेरे कस्टमर मेरे से उधार माल खरीदते हैं तो मैं भी तो किसी से अपना माल खरीदूंगा उधार। तो जब मैं माल उधार खरीदूंगा तो सामने वाला बंदा जिससे मैं खरीदूंगा वो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा। अगर आपको इससे ये नहीं समझ आ रहा तो मैं इसका भी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर आपने देखा था कि डोरेमोन की शॉप है डोरा केक की, तो ये डोरा केक बनाने के लिए भी तो कुछ रॉ मटेरियल या कुछ इंग्रेडिएंट तो लगता ही होगा। तो जैसे कि ये डोरा केक के लिए रॉ मटेरियल फ्लर लगता है, मैदा लगता है। तो ये मैदा मैंने किससे खरीदा, मिस्टर बीन से खरीदा, और मिस्टर बीन से मैंने उधार खरीदा, मतलब मिस्टर बीन को मैंने पैसे नहीं दिए। तो इस केस के अंदर डोरेमोन अपनी बुक में जब रिकॉर्ड करेगा तो मिस्टर बीन को कहीं ना कहीं सन्ड्री क्रेडिटर के रूप में शो करेगा। तो मिस्टर बीन डोरेमोन के लिए क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमने मिस्टर बीन से उधार माल खरीदा है, हमने मिस्टर बीन को कोई भी कैश पे नहीं किया, तो इसलिए मिस्टर बीन इज आवर क्रेडिटर। तो मिस्टर बीन हमारा क्या लगा, क्रेडिटर। सो गाइस, हमने काफ़ी अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को देख लिया है। ये जो टर्म्स मैंने पढ़ाई हैं यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके बाद छोटी मोटी टर्म्स है वो आप थॉरली अकाउंट्स की बुक से भी देख सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को हम अभी यहीं फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो